हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई टीम लाइव। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरमीडिएट का 12th क्लास का पीसीएमबी का एक बैच, जिसमें मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और दूसरे टीचर लोग आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। मैं केवल फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाऊँगा जो 11th एंड 12th दोनों क्लास के लिए होगा। 11th 12th दोनों की ही फिजिक्स में पढ़ाऊँगा। तो 11th का पहला चैप्टर ये है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे। और 12th क्लास वालों के लिए 12th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको दो चीज़ें पढ़नी है, यूनिट्स पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, यानी इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है हमको। अब यूनिट्स पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि हम पहले जान लें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी की ही होती है। तो हमें पहले पता करना है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो चलो फिजिकल क्वांटिटी पहले समझते हैं अच्छे से। तो आप लोग हेडिंग डाल लें फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको समझने के लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। छोटा सा एग्जांपल क्या कि लाइटनिंग हो रही है। मैंने क्या लिखा? लाइटनिंग। अब आप लोगों से अगर पूछा जाए लाइटनिंग क्या है, तो आप लोगों के हिसाब से, सबके हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से लाइटनिंग क्या है? फिजिकल फिनोमिना है। क्या है? एक फिजिकल फिनोमिना। ये सब लोग को पता है, ठीक है। जो कोई और कुछ भी कहता हो, आप लोग को क्या याद रखना है? फिजिक्स के हिसाब से, साइंस के हिसाब से लाइटनिंग एक फिजिकल फिनोमिना है। अब फिजिकल फिनोमिना ये ठीक है, ये तो फिजिकल फिनोमिना हो गया। ये किसकी वजह से हो रही है, ये जानेंगे हम कि ये किसकी वजह से हो रही है। तो इसका जो रीजन है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है चार्ज। क्या होता है इसका रीजन? चार्ज। यानी लाइटनिंग का रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ना लिख के पूरा लिख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज। आप लोग को पता होगा, 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक तो वहाँ पढ़ा दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग है फिजिकल फिनोमिना, और जिसकी वजह से कोई फिजिकल फिनोमिना हो रहा है या दिख रहा है, फिजिकल फिनोमिना आ रहा है, उस रीजन को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उस रीजन को? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे समझ नहीं आया? एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? कोई एक ब्लॉक लिया हमने, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर इधर से हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? इस ब्लॉक पर इधर से फोर्स लगाया, उसको धकेल दिया, पुश किया। अब जैसे ही पुश किया, ये ब्लॉक इधर चला, जगह से हट गया होगा। अब क्या हुआ? ये मूव किया, तो हमने क्या लिखा? मूव। या फिर दूसरा वर्ड लिखो, मूवमेंट। इस ब्लॉक में क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। मूवमेंट क्या है? फिजिकल फिनोमेना। ये क्या चीज है? फिजिकल फिनोमिना। मूवमेंट समझ आया? फिजिकल फिनोमिना। मूवमेंट हुआ किसकी वजह से? दूसरी चीज आती है, मूवमेंट हुआ किसकी वजह से? ये हुआ इसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी चीज जिसकी वजह से कोई फिजिकल फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से कोई फिजिकल फिनोमिना आता है या होता है, जो भी आपका है, ठीक है। या फिर जो फिजिकल फिनोमिना को इंडिकेट करती है, ये भी बोल सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है आपको फिजिकल क्वांटिटी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अभी इसमें एक चीज और आती है। चीज क्या आती है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये मीजरेबल होनी चाहिए। मीजरेबल कहने का मतलब, ये मार्कर है, इस मार्कर की मैं यहां से यहां तक लेंथ अगर मेजर करता हूं किसी स्केल से, तो वो कैलकुलेटेबल होनी चाहिए, मीजरेबल होनी चाहिए, उसको मैं मेजर कर पाऊँ आसानी से, तभी हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अगर वो मेजर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे ये फोर्स है, फोर्स को आप मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। इधर क्या था? लाइटनिंग था। लाइटनिंग के अंदर क्या है? चार्ज है। चार्ज को आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में एक चीज और ऐड हो जाती है कि फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिकल फिनोमेना को इंडिकेट तो करती है, साथ ही साथ वो मेजरेबल होती है। मेजरेबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं।
तो ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन हो गई, क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी, ये एक टाइप की प्रॉपर्टी है विच इंडिकेट्स एनी फिजिकल फिनोमेना, जो किसी फिजिकल फिनोमेना को इंडिकेट करती है। हाँ, ये प्रॉपर्टी होती है, हम इसको फिजिकल क्वांटिटी क्या, प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं है कि आपने किसी चीज़ को तोल लिया या कुछ करा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस एक नाम है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। करती क्या है? फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, जैसे अभी बताया था, लाइटनिंग हो रही है या मूवमेंट हो रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए या उसका रीजन बताने के लिए कि ये किस वजह से हो रहा है। विच इंडिकेट्स द एनी फिजिकल फिनोमेना एंड मेजरेबल बाई इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से मेजर होनी जरूरी है, अगर मेजर नहीं हो रही इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया, ये तो बेसिक चीज थी। अब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती है, तो हमको पढ़ना है वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें पहला टाइप होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक टाइप क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहले हम क्वांटिटी तो आपने पढ़ ली, फिजिकल क्वांटिटी या कहो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात आती है, ये जो वर्ड आया ये यू है, फंडामेंटल क्वांटिटी, कि फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब होता है जड़। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? जड़, या इंग्लिश में बोलो इसको रूट। रूट आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या होता है। अब देखो, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या लेते हैं। एक पेड़ बनाया हमने इस तरीके से, और ये क्या है? जड़ें हैं, रूट, जो वहां लिखा हुआ है सेम वही चीज है, जड़। अब ये पूरा का पूरा पेड़ किस पर डिपेंड कर रहा है? इन जड़ पर, ये जो रूट्स हैं, जड़ों पर। अगर जड़ खराब हो जाए या जड़ ना हो, रूट ना हो, तो ये पेड़ एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक जड़ खत्म हो जाए या एक जड़ एग्जिस्ट ना करे, तो क्या दूसरी जड़ों पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, दूसरी तो सेम रहने वाली है। इसमें से कोई ये वाली जड़ें खत्म हो जाएं, तो क्या इन वाली जड़ों पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये जड़ आपस में क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है पूरी तरह। एक जड़ खत्म हो गई, मतलब जड़ तो ऐसे फैली होती है ना तानों की तरह, उसमें रूट्स बनी होती है, अलग अलग दूर तक फैली होती है। तो उसमें से अगर तुम आधा पार्ट निकाल देते हो, तो बाकी के आधे पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज रहेगा जैसे पहले था, ठीक है। तो कहने का मतलब, जड़ों से हमें क्या समझ में आया? ये एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो पेड़ है, ये क्या है? ये इस पर डिपेंड करता है। अगर ये खत्म हो गई, ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खराब हो गई, पेड़ सूख जाएगा। तो पेड़ किस पर डिपेंड कर रहा है? जड़ों पर। जड़ में जैसा चेंज आएगा वैसा ही चेंज ऊपर इस पेड़ में आएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है? फंडामेंटल ये है जड़ों वाली क्वांटिटी, ये कह सकते हो, ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करती, मतलब ये तो हो गया एग्जाम्पल। अभी हमको क्या करना, मतलब डेली लाइफ एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल समझेंगे कैसे। जैसे 2 क्वांटिटी लेते हैं, 2 क्वांटिटी कौन कौन सी? एक हमने लिखा लेंथ, और लेंथ के बाद एक लिख लिया हमने मास, ठीक है। 2 हमने क्वांटिटी लिख ली, एक हो गई लेंथ, एक हो गया मास। अब बात आती है लेंथ की, तो हमने 2 पॉइंट लिए, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट, या फिर इसी के सामने लिख लो, लेंथ ली हमने 1 मीटर। और मास को किस में कैलकुलेट करते हो आप? मास मेजर करते हो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या ग्राम, ऐसे करके। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 मीटर को किलोग्राम में बताओ कि वो कितना होगा, तो क्या बता पाओगे आप? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? मास इससे पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मास अलग है, लेंथ अलग चीज है। ना आप लेंथ को मास में बदल सकते हो, ना मास को लेंथ में बदल सकते हो। क्लियर है? बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी क्वांटिटी है ना, ये जो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? वे क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी, या फिर ऐसे लिखो, फंडामेंटल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट
फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। तो एक तो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किसी दूसरे क्वांटिटी से। अब बात है ये लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये केवल 7 हैं पूरे यूनिवर्स में, अभी तक जितनी साइंस हमने पढ़ी उसमें केवल 7 क्वांटिटी ऐसी आई हैं जो फंडामेंटल है, जो पूरी तरह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वो 7 आपको लिखनी है कि कौन कौन से 7 हैं। तो सीधा यहाँ लिखवाते हैं इसको। सबसे पहले आता है लेंथ, सबसे पहले आता है लेंथ, एक तो ये हो गई, ठीक है। लेंथ के बाद आता है मास, मास के बाद आता है करंट लिख लो या फिर टेम्परेचर लिख लो। करंट, करंट नहीं लिखना है इसको, इलेक्ट्रिक करंट लिखना पूरा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद एक और आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। टाइम रह गया इसमें, एक काम करो टाइम को लास्ट में ना लिखकर यहाँ कहीं लिखना, टेम्परेचर से पहले लिखना टाइम, या बेहतर रहेगा इसको यहाँ ना लिखो, इधर लिख लो। इसको हटाते हैं, क्या क्या था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्वांटिटी ऑफ मोल, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मैटर, और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हो गई 7। अब देखो इनमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इनमें अलग से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इनमें जितनी भी क्वांटिटी है ना, आप अगर ध्यान से देखोगे लेंथ को आप किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेम सारी क्वांटिटी के साथ है। टेम्परेचर को किस में, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर करते हैं, किसी दूसरी चीज़ में चेंज करके देखो टेम्परेचर को, बताओ कितने मीटर टेम्परेचर है, कितने किलोग्राम है, या कितने सेकेंड टेम्परेचर है, बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है पूरी तरह, आप किसी दूसरी चीज़ में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। फिर आता है फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद दूसरी आती है, उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो वर्ड से समझ में आ जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी लिखेंगे, इसको हटाते हैं, यहां लिखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। होती क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी में जो पहला वर्ड दिख रहा है ना, डेराइव, डेराइव बना है डेरिवेशन से। डेरिवेशन का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो इन सबको मिलाकर डेराइव करके बनाई गई हो, क्योंकि अभी हमारे पास क्या केवल 7 क्वांटिटी है, अभी तक जितनी हमने पढ़ी है 7 क्वांटिटी से अलग हमारे पास नहीं है। अब अगर हमें और क्वांटिटी बनानी है तो इन 7 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन 7 से मिलकर जितनी भी क्वांटिटी बनकर आएंगी सबको क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन कर कर आ रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड बाई फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। बनेगी क्या, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, हमने लिखा स्पीड, क्या लिखा, स्पीड। स्पीड सबने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हो, हालांकि 9th क्लास में पढ़ चुके, लेकिन यहाँ डिटेल में पढ़ोगे। और हमें क्या समझना है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है, मीटर में कैलकुलेट करोगे ना उसको, मेजर करोगे, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है, तो लेंथ ही हो गई। ये क्या है, टाइम, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, दोनों को मिलाकर क्या बना, स्पीड बना। जब दोनों को डेराइव करके स्पीड बना, इसलिए स्पीड को क्या बोला हमने, डेराइव्ड क्वांटिटी बोल दिया। ऐसी जितनी भी आएंगी सब इन्हीं से मिलकर आएंगी। तो शॉर्ट में सीधा सीधा एग्जांपल लिख लो, स्पीड लिख लिया तुमने, स्पीड के बाद एक्सेलरेशन लिख लो, एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख देना, ये क्या होता है,
स्पीड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेलोसिटी आएगा। दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं, याद रखना, ठीक है। वहाँ आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस की जगह रह जाएगा डिस्प्लेसमेंट था वेलोसिटी में। तो ऐसे करके और क्या लिख सकते हो, फोर्स लिख सकते हो, दुनिया भर के हैं, जितने चाहो लिख लो, कमी नहीं है, ठीक है। याद करते करते थक जाओगे। अब डेराइव्ड के बाद आता है, एक आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये बहुत अनोखी सी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं समझ लिखनी, ना ही कोई ज़्यादा कुछ लिखना, बस समझना क्या है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, दो होती हैं, दोनों का इस्तेमाल क्या होता है, इनके साथ मिलाकर डेराइव्ड क्वांटिटी बनाने में होता है, ठीक है। फर्क क्या है इनसे, इन सब की डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन अभी समझाया जाएगा अच्छे से, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इन सब की क्या है, डायमेंशन है। डायमेंशन, ठीक है, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी भी डायमेंशन है, और ये डेराइव्ड क्वांटिटी जो आएंगी उनकी भी डायमेंशन है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होती है। लेकिन डिफाइन करने के लिए ना हम इसका डायमेंशन लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी में ना कई सारी ऐसी क्वांटिटी आएंगी जो डायमेंशन लेस होंगी, तो अगर हम डायमेंशन लेस होने की वजह से डिफाइन करेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो डिफाइन नहीं करना आपको, सिर्फ ये याद रखना है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक हेल्पिंग क्वांटिटी है, ठीक है। सिर्फ हेल्प करने के लिए दो क्वांटिटी अलग से बनाई गई है, जिनको इस कैटेगरी में भी नहीं रखा गया, ठीक है। कौन कौन सी वो, एक है प्लेन एंगल, क्या है, प्लेन एंगल, एक हो गई प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। अब बात है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल सब लोगों ने पढ़ा है, जिस एंगल की तुम बात करते हो, ऐसे दो लाइन खींची, ये जो बीच में एंगल बन के आता है ना थीटा, इसी को कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। इसमें और सॉलिड एंगल भी एंगल ही होता है, फर्क क्या है, एक होता है 2D में, जो ये वाला है दिख रहा होगा 2D, सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में होता कैसे समझो, एक जोकर की टोपी लो इस तरीके से, और ये कॉनिकल शेप है जोकर की टोपी, ठीक है, या फिर कौन, कोई भी कौन देख लेना, ठीक है। उसको सामने से इस तरह, मतलब उसका जो सर्कुलर पार्ट है अपनी तरफ रखना, उसके अंदर झांकना। जब उसके अंदर झांकोगे तो ये जो नोक वाला पार्ट है, यहाँ पर ना कर्व दिखाई देगा कि वहां से कर्व शुरू हो रहा है और बाहर की तरफ खुलता जा रहा है, वो खुलता जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। और अगर उसको 2 डायमेंशन में जब तुम देखोगे तो 2 डायमेंशन में वो तुमको ऐसा लगेगा एक एंगल बना हुआ है उसमें, ठीक है। 3 डायमेंशन में देखोगे तो एंगल 3 डायमेंशनल दिखाई देगा कि सीधा खुलता हुआ आ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ जो ये मुड़ाव है, इससे जो एंगल बनता है उसको ओमेगा से लिखते हैं, उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में। इसको लिखते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि ये प्लेन 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। इससे भी कम अगर होता पॉसिबल ही नहीं है, जो कि अभी तो, ठीक है, उससे कम नहीं होता एंगल। तो ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन डायमेंशन लेस से नहीं बताना, क्योंकि इसमें भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आने वाली है, ठीक है। बस ये क्या है, हेल्प करने के लिए दो अलग से क्वांटिटी बना दी, तो हमने उनको बोल दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो ये 3 ही टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी समझा दी, फंडामेंटल आपको अच्छे से समझ आ चुकी, जो जड़ है, जो जहां से शुरुआत है पूरी फिजिक्स की, और बाकी 2 क्वांटिटी ये रही डेराइव्ड, जो इनसे मिलकर बनी है, इनसे और इनसे मिलकर, ये भी कह सकते हो, ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। लिखो, चलो कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हो चुकी, अब पढ़ेंगे यूनिट, जिसके लिए पूरा चैप्टर शुरू किया हमने, तो यूनिट पढ़ना शुरू करते हैं। इसको हटाते हैं, अभी हेडिंग डालो यूनिट। होती क्या चीज़ है ये बाद में समझेंगे, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट हो गया ये, और थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट मैंने लिख दिया ये। अब मैंने बोला इसके और इसके बीच की, दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ या डिस्टेंस बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ कि कितना सेपरेशन है दोनों के बीच, कितना दूर है एक दूसरे से, ठीक है। 2 लोगों से पूछा, 2 लोग कौन कौन है, एक हो गया ए, या फिर कहो मिस्टर ए, और दूसरा हो गया मिस्टर बी। इसने बोला इसकी लेंथ है 1 और इसने बोला इसकी लेंथ है 12, ठीक है। अब बात है कि एक ने 1 बोला और एक ने 12 बोला, और 1 और 12 के बीच कोई थोड़ा बहुत फर्क नहीं है कि एक 1 बोल रहा है तो दूसरा 1.1 बोल दे या 0.9 बोल दे, इतना चलता, ठीक है। इतना और इतना दोनों में डिफरेंस क्यों है, ऐसा तो नहीं, अब जरूरी नहीं है कि दोनों गलत बोल रहे हो,
ये भी नहीं है कि एक गलत, ऐसा हो सकता है ना ए गलत बोल रहा है बी सही बोल रहा है, या बी गलत बोल रहा है ए सही बोल रहा है, या दोनों गलत बोल रहे हैं या फिर दोनों ही सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर बात यह है कि ये दोनों ही सही बोल रहे हैं, लेकिन एक ने बोला 1 और एक ने बोला 12। तो फर्क कहाँ पर है? फिर फर्क यहाँ पर है। इनसे जब पूछा गया कि तुम 1 क्यों बोल रहे हो और तुम 12 क्यों बोल रहे हो, तो इसने कहा मैंने कहा 1 फीट। क्या कहा? 1 फीट। ये बोलता है मैंने कहा 12 इंचेस। इसने क्या कहा? 12 इंचेस। अब आ गया फर्क दोनों में, इसके सामने फीट लग गया, इसके सामने इंचेस लग गया। तो बात है फीट और इंचेस क्या चीज़ है? फीट और इंचेस क्या चीज़ है? फीट बताता है एक पर्टिकुलर अमाउंट को। पर्टिकुलर अमाउंट को क्या? जैसे इसने बोल दिया 1 फीट, या एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं, एग्जाम्पल को चेंज करके इसको थोड़ा लेंदी करते हैं, डबल। अब इसने बोला 2 फीट और इसने बोला 24 इंचेस। क्या बोला? 24 इंचेस। अब समझेंगे 2 फीट का क्या मतलब है। 2 फीट में का ये मतलब है कि इस लेंथ की जब मैं आधी करूँगा, क्या करूँगा? आधी, तो हर एक लेंथ फीट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 1 फीट के बराबर। ठीक है, फीट का हो या 1 फीट का हो, उसके इक्वल होगी। सेम ऐसे यहाँ पर लिखा है 24 इंचेस। तो अगर मैं इसके 24 पार्ट कर देता हूँ तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वो इंचेस के बराबर होगा। क्या होगा? इंचेस के बराबर। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। कैसे? मैंने इसको इतना ड्रॉ करा, यानी इसके फीट के हिसाब से इसके आधे आधे कर दिए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? फीट। इसके मैंने 24 पार्ट किए, तो ये कितना बना? ये यहां से यहां तक, और इसको मैंने लिखा इंचेस। क्या लिखा? इंचेस। अब समझ आ गया होगा आप लोगों को कि यहां से यहां तक फीट इतना होता है और इंचेस इतना होता है। ठीक है, अब देखो फीट इतना और इंचेस इतना, ये क्या कर रहा है? ये बताता है कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमेशा फीट के बराबर होगी। ये क्या बता रहा है? यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमेशा किसके बराबर होगी? इंचेस के बराबर होगी। तो ये जो दो वर्ड लिख दिया ना मैंने, फीट और इंचेस, ये एक ऐसी चीज है जो एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट को बताते हैं कि अगर इतना अमाउंट है कि इसके बराबर ये इंचेस है, कि अगर इतना अमाउंट है तो हर बार उसको ये पढ़ना है। अगर यहां से यहां तक का अमाउंट है, यहां से यहां तक की लेंथ है, तो हर बार उसको फीट पढ़ना है। अगर यहां से यहां तक की लेंथ है तो हर बार उसको क्या पढ़ना है? मीटर पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना। अगर 1 पढ़ना है मतलब तो मीटर पढ़ना है, या फिर 100 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? इसमें 100 हिस्से हैं छोटे छोटे, तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि ये जो छोटी सी अमाउंट है ना, यहां से यहां तक जो लेंथ है, इसको हर बार सेंटीमीटर पढ़ना है। अगर इतनी बार बार आती है तो यहां से हमें क्या चीज समझ आ रही है कि एक अमाउंट, यूनिट क्या है? एक फिक्स अमाउंट है, स्टैंडर्ड, फिक्स का हो या स्टैंडर्ड का हो, कि स्टैंडर्ड अमाउंट है सेम टाइप की सब क्वांटिटी के लिए, या सॉरी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए। सेम टाइप का क्या मतलब है? यहां से यहां तक मैंने लिखा, या पहले डेफिनेशन लिख लो और बेहतर रहेगा। डेफिनेशन लिखते हैं, यूनिट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट of same type of physical quantity। यानी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या है? स्टैंडर्ड अमाउंट है। अब ये जो वर्ड आया ना, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फिर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप, ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं, जैसे आप चाहो, आप बस एग्जामिनर को समझ आना जरूरी है। सेम टाइप का मतलब ये है कि मैंने ये इतना लेंथ बनाया जो कितना है? सेंटीमीटर है, या कम लग रहा है? ठीक है, इंचेस का बना दिया, फिर इतना ही लेंथ दोबारा बनाया, फिर इतना ही लेंथ दोबारा बनाया। अगर मैं हर बार इतना इतना लेंथ बार बार सेम टाइप का बनाता जाता हूं ना, तो वो गया सेम टाइप। उसको हम स्टैंडर्ड बना देंगे। सेम टाइप क्या है? ऐसे, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अगर हर बार बराबर का आता है तो उसको एक स्टैंडर्ड दे दिया कि इतने को हम इंचेस बोलेंगे हर बार, कुछ और नहीं बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है यूनिट अच्छा समझ में आ गई होगी। बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। अगर ये सब समझ आ गया ना, तो छोटी सी डेफिनेशन लिख कर आनी है आपको। ये डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी कि क्यों क्यों और कैसा कैसे बोला। ठीक है, अब आती है यूनिट के टाइप्स। जैसे जस्ट अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप पढ़े,
यूनिट के भी 3 टाइप हैं, वही टाइप है जो फिजिकल क्वांटिटी के हैं, कुछ अलग नहीं है। फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, जो डेराइव्ड क्वांटिटी है उनकी यूनिट को डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे, सप्लीमेंट्री वाले को सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल तो इधर ही आ जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं। क्या है ये, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, सीधा यूनिट्स लिखना है। फंडामेंटल यूनिट, पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या था फंडामेंटल वाला, लेंथ। लेंथ के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर का। लेंथ के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर का। लेंथ के बाद क्या था, मास। मास के लिए इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम। मास के बाद आया था टाइम। टाइम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सेकंड। और फिर आया था टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए केल्विन। फिर आया था इलेक्ट्रिक करंट। ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोल दिया कि केवल करंट नहीं लिखना, इसको पूरा लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट लिख दोगे तो बात आधी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि करंट का मतलब कुछ और भी होता है। ऐसा समझ सकते हो, जो धारा होती है, धारा वो किसी भी तरह हो सकती है, जैसे पानी में बह रही है या कहीं और बह रही है, वो कहीं भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो पूरा लिख के चलना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में ये हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर। और फिर आता है क्या, क्वांटिटी ऑफ मोल। 5 हो गई ना, क्वांटिटी ऑफ मोल, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको लिखते हैं मोल। क्वांटिटी, अगर मैटर की क्वांटिटी पता करनी है तो मोल, केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये आप अच्छे से। ठीक है, फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको पढ़ते हैं कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई चीज़ कितनी तेज चमक रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो चीज़ है। वो आप जब लाइट चलेगी और अच्छे से वहाँ पर ठीक से समझ लोगे। ठीक, अब मीटर को शॉर्ट में लिख देते हैं एम, ये आप सबको पता है। इसको किलोग्राम, ये भी आपको पता है। इसको सेकंड को एस लिख के छोड़ देते हैं। केल्विन को कैपिटल के लिख के छोड़ देते हैं। एम्पियर को ए लिख कर छोड़ देते हैं। मोल को MOL इतना लिखना होता है, बस इसमें से ई हटेगा। कैंडेला को CD लिख कर छोड़ देते हैं। ये हो गया। चलो, फंडामेंटल यूनिट क्लियर हो गई, बहुत आसान थी, याद ही करनी है बस आप लोग को। फिर आएगी डेराइव्ड यूनिट। अब डेराइव्ड यूनिट हमको डेराइव करनी पड़ेंगी। तो डेराइव्ड यूनिट सीधी पढ़नी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, स्पीड पढ़ा था। अब स्पीड छोड़ते हैं, हम सीधा डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। दोनों में डायरेक्शन और कोई डायरेक्शन है, एक में नहीं है, ये फर्क है। और भी फर्क है, फिजिकल मीनिंग भी दोनों का अलग अलग है। यह हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, आगे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या मतलब है उसका। हमने एक लिखा डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट लिखनी है। इसकी यूनिट लिखने से पहले हमें क्या जरूरी है, ये जानना कि ये बनता कैसा है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी बनता है डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करते हैं। वहां डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे थे, यहां डिस्प्लेसमेंट को करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है, ये दिख रही होगी लेंथ है। तो लेंथ की यूनिट होगी मीटर और टाइम की यूनिट होगी क्या, सेकंड। तो यानी इसकी जब हम यूनिट लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगी, मीटर और डिवाइड किससे कर रखा है, सेकंड से। या तो मीटर डिवाइड बाई एस, ऐसे M/S ऐसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। जहां डिवाइड का निशान आ जाए ना उसको पढ़ते हैं पर, मीटर पर सेकंड यानी प्रति सेकंड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, लिख लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करोगे तो आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके तुमको क्या बनानी है, यूनिट्स बनानी है। अब देखो, या तो तुम चाहो सीधा वेलोसिटी की यूनिट अलग रख दो, मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड आ जाएगा इसकी वजह से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी की यूनिट सीधी याद है, जो कि होती है सबको। अगर नहीं याद तो सिंपल क्या करो, वेलोसिटी को फिर से लिखो। वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, और एक टाइम यहाँ डिवाइड में पहले से, तो ये हो जाएगा टाइम स्क्वायर। क्या बन गया,
टाइम स्क्वायर। अब यूनिट बनाओ, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, डिवाइड का निशान ये आ गया, और टाइम स्क्वायर, टाइम यानी सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर भी लग रहा है, ये भी याद रखना है आपको, वहाँ डायमेंशन में बहुत अच्छे से जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ऐसे ही आपको सब क्वांटिटी बनती सब यूनिट बनती चली जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और लिख लो, फोर्स लिख लो। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास, और इसका मल्टीप्लाई करो किसमें, एक्सेलरेशन में। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे, अभी मास था, एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम तक भी नहीं पता तो वेलोसिटी को लिख दो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वापिस से, ठीक है। फाइनल में जब जाओगे तो एट लास्ट ये एट द एंड क्या आने वाला है, सब फंडामेंटल क्वांटिटी आने वाली है। वहां से फंडामेंटल यूनिट उठाओ रखो, तुम्हारी डेराइव्ड यूनिट बनकर आ जाएगी। और अगर ऐसे याद है तो ऐसे रख दो, जैसे मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीधा यही पता चल गया। और नहीं तो डेराइव कर लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या बन गई, फोर्स की यूनिट बन गई। इसको कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, जो इससे फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हुई है। अभी करना क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बहुत तीन ही है बस, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, और सेकंड पर स्क्वायर है। अब आगे आगे जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ना, इतनी बड़ी बड़ी यूनिट आएंगी जो तुम याद नहीं कर पाओगे। वहाँ क्या करते हैं, इतनी बड़ी यूनिट याद ना करनी पड़े उसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं। जैसे इसको भी अगर याद ना करना पड़े तो छोटा सा नाम क्या दे देते हैं, इसको हम न्यूटन। क्या नाम दे दिया हमने इसको, छोटा सा न्यूटन, ठीक है। निक नेम बोल सकते हो उसको, फोर्स का निक नेम, फोर्स की जो ये थी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका निक नेम है न्यूटन। ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, फोर्स की यूनिट हमने पढ़ ली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, यानी लेंथ ही है ना, मीटर। तो मीटर की मल्टीप्लाई होनी है बस इसमें, मीटर की जब मल्टीप्लाई करोगे मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज और होगी, स्क्वायर आपको दो दो बार बोलना पड़ा, तो इतना ज़्यादा ना बोलना पड़े उसके लिए सिंपल रह जाता क्या है कि यहाँ पर एक निकनेम दो, और निकनेम होता है वो जूल। वर्क के लिए जूल, सबका सेम नहीं होता, वर्क के लिए क्या होता है, जूल। ऐसा बहुत सारी पढ़ने वाले सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसा फ्लक्स होता है और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। अब आती है क्या, सप्लीमेंट्री रह गई, उसको और देख लेते हैं, उसे ही कुछ छोड़ें। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ओ सॉरी यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या थी, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को देखते हो आप रेडियन में, प्लेन एंगल के लिए क्या थी, रेडियन। तो उसको लिखोगे रेडियन, RADIAN, रेडियन, और शॉर्ट में लिखते हैं RAD, रेडियन। फिर आता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लिखते हैं स्टे रेडियन में, स्टे रेडियन, और शॉर्ट में लिखते हैं इसको SRAD, स्टे रेडियन, ऐसे करके छोड़ देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब ये तो हो गया, एक चीज़ इसमें रह गई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये डायमेंशन लेस होती हैं। इसका छोटा सा प्रूफ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा प्रूफ है। देखो प्लेन एंगल की बात करते हैं, इधर उसको रफली लिख लेना आप, रफली लिख लेना आप प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल को हम थीटा से दिखा देते हैं, या लिख ही लो सिंपल एंगल। एंगल होता है हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, ये होता है। अब देखो आर्क क्या होता है, कोई सर्कल बनाया इस तरीके से, ये सेंटर है, और हमने ये वाले दो पार्ट बनाए, इसके दो रेडियस बनाई। हमें बताना है ये वाला एंगल, क्या बताना है हमें, ये वाला। तो ये चीज़ होती है आर्क, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो आर्क भी एक टाइप की लेंथ हो गई, क्या हो गई, आर्क भी एक टाइप की लेंथ हो गई। ये होती है रेडियस, दोनों कोई सी भी रेडियस लो सेम होती है दोनों, ठीक है। रेडियस भी क्या है, लेंथ है, तो ये भी एक टाइप की लेंथ हो गई। लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी, डायमेंशन क्या रह जाएगी, जीरो, डायमेंशन क्या रह जाएगी,
0, यानी लेंथ की डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो गई, दोनों सेम डायमेंशन है क्योंकि, इसीलिए इसको कहते हैं एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। सेम क्या आता है, सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, एरिया। क्या आ जाता है, एरिया, और ये होता है रेडियस का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई, कुछ भी करते रहो, दोनों बार क्या आएगी, लेंथ ही आएगी। रेडियस भी लेंथ है तो इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर, 2 बार ऊपर है 2 बार इधर है, फाइनल में क्या रह जाएगा, ये 0 बचेगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं बचने वाली, ठीक है। तो ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और इसको अभी लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बहुत सिंपल है। सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने के छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 मिनट की कहानी है, और वो क्या है, ऐसे समझो, एक है ए और एक है बी, ठीक है। ये दोनों यहां से दूर चलकर कहीं गए, और जब इनसे एक ही पॉइंट से दोनों चले, यानी ये रहा पॉइंट जहां से चले, और दोनों चलते चलते घूमते फिरते दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए। अब इन दोनों से पूछा, बताओ तुम कितना चले। इसने क्या बोला, ए ने बोला मैं 14 किलोमीटर चला। क्या चला, 14 किलोमीटर। दूसरे ने क्या बोला, बी ने, मैं 10 माइल्स चला। मैं कितना चला, 10 माइल्स, और दूसरे ने क्या बोला, 14 किलोमीटर चला, ठीक है। दोनों में फर्क आ गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर, यहां पर क्या लिखा हुआ, माइल्स। और किलोमीटर और माइल्स की वजह से दिक्कत क्या हुई कि ये चेंज हो गया। यहां पर जो ये यूनिट है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों चेंज हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे तुम चीनी खरीदने गए, वहाँ क्या होता है, एक ने बोला 1 किलोग्राम चीनी। क्या बोला, 1 किलोग्राम। दूसरा कोई शान आया, उसने बोल दिया 1000 ग्राम चीनी। कितना, 1000 ग्राम चीनी। दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं, 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम बोलते हैं। फर्क क्या आया, यहाँ यूनिट अलग है, यहाँ यूनिट अलग है, लेकिन क्वांटिटी दोनों की सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। क्वांटिटी पूरे को बोलते हैं, इसको और इसको मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर, ठीक है ना। ये एक क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी दोनों की सेम है, यूनिट अलग अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम कैसे होती थी कि यहाँ पर कोई चल रहा है तो एक वर्ड आता है कोस, मैं इतने कोस चला। दूसरा वर्ड आता है मील, मैं इतने मील चला। किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, वहाँ चेंज हो जाता था, वहाँ चलता है किलोमीटर और मीटर में, ठीक है। ऐसे ही वजन की बात कर लो, वजन क्या होता था, यहाँ एक कहीं चलता है पाउंड, सुना होगा, कहीं चलता है किलोग्राम, इंडिया में चलता था शेर बोलते हैं, 1 शेर 2 शेर 3 शेर ऐसा करके। अब ये शेर पढ़ने वाले लोग जब दूसरी कंट्री में जाएंगे, या दूसरी कंट्री छोड़ो, किसी ऐसी जगह जाएंगे आसपास भी जहां पर इस वर्ड को लोग ना समझते हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे। इसीलिए जरूरत क्या बनी, जरूरत ये बनी कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज बना दे जिसे पूरी दुनिया फॉलो करे। तो लैब ने कहो या फिर साइंटिस्ट ने कहो, सब लोगों ने मिलकर क्या करा, लेबोरेटरी में एक फिक्स चीजें बनाई, उसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट का फिक्स अमाउंट बनाया, या फिर कह सकते हो कि फिक्स यूनिट बना दी कि वर्ल्ड वाइड ये वाली यूनिट चलती रहेंगी। उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके अंडर में जो जो यूनिट रखी गई हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में उन लोगों ने क्या करा, 3 टाइप की यूनिट डिफाइन कर दी। 3 टाइप की यूनिट क्या क्या थी, पहली होती है MKS। क्या है, MKS ये यूनिट। दूसरी होती है CGS यूनिट, और तीसरी होती है FPS यूनिट। यानी ये 3 सिस्टम उन्होंने बता दिए। 3 सिस्टम किस तरीके से बताए कि इस सिस्टम से इन दोनों सिस्टम में कन्वर्ट करना आसान हो, या इनमें से किसी भी एक सिस्टम को बाकी दोनों सिस्टम में कन्वर्ट करना आसान हो, इस हिसाब से 3 सिस्टम बनाए। अब कोई इसको फॉलो करता है, कोई इसको फॉलो करता है, कोई इसको फॉलो करता है, तो 3 ही सिस्टम है, तो ज़्यादा मुश्किल तो होती नहीं है, आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से चलते तो जितनी कंट्री हैं, जितनी जगह हैं, अलग अलग दुनिया भर के बनते जाते, वहाँ ज़्यादा मुश्किल होता। इन्होंने एक न छोड़कर 3 बना दिए, चलो कोई बात नहीं, 3 तो चलेंगे, ठीक है। अब बात है बना तो दिए, होता क्या क्या है, देखो MKS में क्या होता है। MKS का मतलब है, अगर तुम लेंथ को कैलकुलेट करते हो या लेंथ को मेजर करते हो, तो उसको लिखोगे मीटर में। किस में लिखोगे, मीटर में।
के का मतलब है किलोग्राम, यानी वजन तोलते हो, मतलब मास देखते हो, वजन नहीं मास, दोनों अलग अलग चीज है। मास देखते हो तो उसको किलोग्राम में लिखोगे। और एस का मतलब है सेकंड, एस का मतलब क्या है सेकंड। ऐसे ही सी का मतलब इधर सेंटीमीटर, क्या है मतलब सेंटीमीटर। जी का मतलब हो गया ग्राम, और टाइम वही रहेगा सेकंड। एफ का मतलब है फीट, और पी का मतलब है पाउंड, और एस का मतलब है सेकंड। ये हो गया, यानी तीनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गए तीन। इनके बाद भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ना रहे, मतलब कन्वर्ट तो इनमें भी करना पड़ेगा ना कहीं कहीं। मान लो एक कंट्री में सब ये फॉलो करते हैं, एक कंट्री में सब ये फॉलो करते हैं, तो इससे भी बचने के लिए एक और बोल दिया, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोल सकते हो। ये आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें होता क्या है एसआई सिस्टम में, ये कह सकते हो कि इनडायरेक्टली ये सारी की सारी ये वाली फॉलो करता है, या फिर इधर से ना इधर से बनाओ इसको, ये सब के सब MKS वाली सीरीज फॉलो करता है। यानी MKS को SI भी बोल सकते हैं। MKS में जितनी यूनिट्स आती हैं सब के सब क्या होती हैं SI होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आती हैं वो सारी के सारी। तो इसकी जितनी यूनिट है सब इसमें आएंगी। तो 3 ही यूनिट थी, लिख लेना को, बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। फिर दूसरा कुछ पढ़ते हैं। दूसरा कुछ क्या है, ये रहा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। इसे कॉपी कर लेना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ने के लिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, स्केल दिया है, और वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। पहले स्केल की बात करते हैं, चल जाए भाई। स्केल की बात करते हैं। अब देखो स्केल में होता क्या है, स्केल आपने इतना भी देखा होगा, ये इससे ज़्यादा भी देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आते हैं ना, वाइट वाला स्केल देखा होगा, कितना 15 सेंटीमीटर का आता है, 30 सेंटीमीटर तक का आता है, 6 इंचेस 12 इंचेस, 1 फीट कह सकते हो, ठीक है। आपने 1 मीटर का भी स्केल देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और बड़े फीते बोलते हैं जिनको, राउंड होकर आते हैं, वो होते हैं 100 मीटर। तो इसकी रेंज क्या है देखो, इसकी रेंज होती है 1 मिलीमीटर से। नॉर्मल स्केल की बात कर रहे हैं, ये मीटर स्केल, इसको लिखो मीटर स्केल, मीटर स्केल। इसकी रेंज होती है कितनी, 1 मिलीमीटर से 100 मीटर तक, यानी कम से कम ये 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, ठीक है। कभी देखना वो जो सेंटीमीटर वाले पार्ट होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे 1 मिलीमीटर के खाने बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं 1 मिलीमीटर के। अगर उस ब्लॉक से छोटी कोई चीज़ है, 1 मिलीमीटर से छोटी कोई चीज़ है, तो फिर कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, इससे मेजर नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैक्सिमम कितना, 100 मीटर। अब अगर 100 मीटर से ज़्यादा की चीज़ हो तो उसको पहले 100 मीटर तक नापो, वहाँ निशान लगाओ, दोबारा रख के नाप लो। 100 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, नापते रहो जितना नापना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे मेथड भी आ गए, तो दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सिंपल है। फिर एक आता था वर्नियर कैलिपर्स पहले आता है। क्या आता है, वर्नियर कैलिपर्स। अभी दिखाएंगे कैसा। इसकी रेंज है 0.1 मिलीमीटर। कितना है, 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दो। 1 मिलीमीटर से 10 गुना कोई छोटी चीज है तो उसे कौन देख सकता है, वर्नियर कैलिपर्स आसानी से देख सकता है। कैसे देख सकता है वो बताया जाएगा अभी, ठीक है। फिर आता है स्क्रू गोज। क्या आता है, स्क्रू गोज। इसकी रेंज कितनी है, 0.01 मिलीमीटर, 0.01, यानी उससे भी एक कम, ठीक है। वो 10 गुना कर रहा था, अब ये 100 गुना छोटा है कोई चीज़, तो 100 गुना छोटी चीज़ है तो क्या कर लेंगे, स्क्रू गेज से नाप लेंगे, स्क्रू गेज से। अगर इससे भी ज़्यादा छोटी है फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, कितना ही छोटा करोगे, ठीक है, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। ये लिख लेना, इनका प्रोसेस समझते हैं कैसे कैसे काम करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये होता है वर्नियर कैलिपर्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। दिख गया होगा एक स्केल, वही जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं, सेम वही स्केल है, लोहे का बना हुआ है, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर इसका पेंचकस टाइप कुछ है, इसको कस देते हैं ऐसे जहाँ पर रोकना हो। काम कैसे करता है वो समझते हैं। काम करने से पहले 2-4 चीज़ें, 2 स्केल दिख रहे होंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला स्केल है, और एक यहाँ कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, एक ये स्केल है।
ये जो ऊपर स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल। यहां लिख दे रहा हूं मेन स्केल, इधर मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। ये वाला जो स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल, यानी ये वाला। दो स्केल हो गए। अब देखो करते कैसे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है? 1 MSD, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी थी? 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में दी है, ठीक है, हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, मिलीमीटर के हिसाब से पढ़ते हैं। अब देखो यहां से यहां तक ये जो एक छोटा ब्लॉक दिया ये वाला, ये है 1 मिलीमीटर का। कितना है ये? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने स्केल अभी बताया था 30 सेंटीमीटर वाला और 15 सेंटीमीटर वाला, वैसा ही स्केल है बिल्कुल। ये ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 मिलीमीटर है। तो मैं कम से कम 1 मिलीमीटर तो नाप रहा था वो, तो ये 1 मिलीमीटर तो हो गया। अब 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ नापने के लिए आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। उसको मतलब इस 1 मिलीमीटर से छोटा नहीं बोलना मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जहाँ भी 1 मिलीमीटर, ऐसा समझो यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बीच जो लेंथ आएगी उसको नापने के लिए जरूरत पड़ेगी इस वाले की। वो कैसे काम करते हैं समझेंगे। ये मैन स्केल हो गया। इसमें हम क्या रखते हैं? कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया इस तरीके से, ठीक है। इसको कसा, कसने के बाद यहाँ से कसा। अब रीडिंग पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें रीडिंग आती है कई तरह की। अच्छा रीडिंग पढ़ने से पहले देखो मैन स्केल रीडिंग पढ़ लो पहले, ठीक है। मैन स्केल रीडिंग को हम लिखते हैं MSR, लिख दो या पूरा लिख दो मैन स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग कौन सी होती है? ये वाली। ये लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यही तो एंड हो रहा है। ये जिसके बाद रुक जाएगी, ये जिसके बाद रुक जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? मेन स्केल रीडिंग। जैसे जहाँ पर था 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5 मिलीमीटर, ये कहाँ पर रुक गया? 5 मिलीमीटर। और इससे अगला वाला है 6 मिलीमीटर, लेकिन देखो वो आगे निकल गया, इसके हिसाब से आगे निकल गया, तो ये कहाँ रुक रहा है? 5 मिलीमीटर। ये जो 0.5 है वो सेंटीमीटर के हिसाब से दिया हुआ उसने हमें, ठीक है ना, मिलीमीटर के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये कितना है? 5 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारे पास? 5 मिलीमीटर। इसको तो ऐसे ही छोड़ना है, कुछ नहीं करना, सिंपल 5 मिलीमीटर लिखा हमने, ठीक है। अब आते हैं वर्नियर वाले स्केल पर। ये कैसे काम करेगा? वर्नियर स्केल में हमको देखना ये है कि इसका कौन सा डंडा या फिर इसका कौन सा ब्लॉक ऊपर वाले के अलाइनमेंट में किससे अलाइन हो रहा है, ठीक है। तो इधर से देखना शुरू करो और होगा एक ही, ये याद रखना, ठीक है। ये सीध में नहीं है, ये सीध में नहीं है, तीसरा भी सीध में नहीं है, ये वाला फोर्थ वाला सीध में है, ठीक है। लेकिन फोर्थ नहीं है, देखो ये 0 है, 0, 1, 2, 3 और 4 वाला फिर से वापस आ गया, पीछे हो गया, ठीक है। तो 3 क्या है? अलाइन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं कि कौन सा डिवीजन अलाइन में है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन बोल सकते हैं उसको, वर्नियर स्केल डिवीजन या वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? 3। अब 3 के आगे मिलीमीटर मत लिखना गलती से भी, क्योंकि ये मिलीमीटर को नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कौन सा डंडा अलाइनमेंट में है, ठीक है। अभी इसको मिलीमीटर में कैसे बदलेंगे वो अभी पता चलेगा। हमें करना क्या है? वर्नियर स्केल में इसकी जो लीस्ट काउंट है, अब लीस्ट काउंट मैंने कितनी बताई? लीस्ट काउंट बोलते कम से कम कितना कैलकुलेट कर सकता है, वो ये था 0.1 मिलीमीटर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। 0.1 मिलीमीटर से इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, आ जाएगा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज लिस्ट काउंट निकालने का ना एक तरीका और है, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं? देखो इसको यहां कर देते हैं लीस्ट काउंट, या रुको लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने के लिए करते क्या है? इसकी जो ये वाला जो मेन स्केल है, मेन स्केल मिनिमम कितना नाप पा रहा है हमारा? 1 मिलीमीटर। यहां से यहां तक 1 मिलीमीटर था ना, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये कह सकते हो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, और उसको डिवाइड कर देना है हमसे वर्नियर स्केल पर जो कितने पार्ट है। देखो यहां से काउंट करना शुरू करो, 10 तक जा रहा होगा, 10 पार्ट है, 10 से डिवाइड कर दो, यानी पार्ट ऑन वर्नियर स्केल, ऐसे कर सकते हो, वर्नियर स्केल्स टोटल पार्ट, ठीक है। मेन स्केल कितना था? 1 मिलीमीटर का था मेन स्केल डिवीजन। पार्ट कितने थे? 10 थे। तो जब इसको डिवाइड करोगे ये आएगा 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा आ गया। ये आ गया लिस्ट काउंट निकल कर, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया था वहां पर। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब लिस्ट काउंट आ गया, करो मल्टीप्लाई, टोटल रीडिंग निकालोगे ना, फाइनल रीडिंग क्या लिखोगे? फाइनल रिजल्ट लिखोगे। जब फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? 5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग है जो कि, प्लस
ये कितना था, वर्नियर स्केल रीडिंग 3 की मल्टीप्लाई करनी है 0.1 मिलीमीटर में, तो ये कितना आएगा 5 मिलीमीटर प्लस 0.3 मिलीमीटर, और इसको ऐड करो तो आएगा 5.3 मिलीमीटर। ये हो गया 5.3 मिलीमीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। ठीक है, अब देखो इसको कॉपी कर लो, दूसरा देखते हैं फिर अगला क्या है, स्क्रू गोज है, स्क्रू गोज देखेंगे। तो इसको हटा देता हूँ मैं, ये होता है, इसको बोलते हैं स्क्रू गोज। ठीक है, अब देखो इसमें काम कैसे करते हैं, इसकी वो क्या बताई थी लीस्ट काउंट, उसका भी 10वां हिस्सा कर दो, 0.01 मिलीमीटर, उससे भी कम। ठीक है, काम कैसे करता है, ये कोई चीज़ है जिसको हमको डायमीटर देखना है, या फिर कहो कुछ भी बाल देखो या कोई बारीक सा पिन देखो, आलपिन टाइप, उसे हम क्या करेंगे, इसके बीच यहाँ रखेंगे और यहाँ से ये घूमना शुरू होता है, घुमाते जाओ और ये इस तरफ आना शुरू हो जाएगा, वो फंस जाएगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अगर घुमाओगे तो हो सकता है ये इसकी शेप बिगड़ जाए, मतलब कोई बारीक चीज़ है तो जाहिर सी बात है हल्की होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत तो होगी नहीं जो पिचकेगी नहीं। अब हमें उसको पिचकाना नहीं है, ऐसा ही रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा ना कस दे, उसके लिए क्या है, यहाँ पर ना गियर्स होते हैं, यहाँ इस हिस्से में क्या होते हैं, गियर्स होते हैं। गियर्स क्या करते हैं, जब इस पर प्रेशर लगना शुरू हो जाए ना, बहुत ज़्यादा कस जाता है, मतलब ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतना कस जाता है, उसके बाद गियर्स फ्री हो जाते हैं, उसको फिर कितना ही घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उससे क्या होता है, इसकी शेप नहीं बदलती। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर क्या चीज़ है, ये वाला हिस्सा गियर्स, गियर्स है। चलो जी, इसमें भी 2 स्केल आएंगे, एक ये रहा, ये क्या है, मेन स्केल। क्या है ये, मेन स्केल, इधर हमने लिख दिया मेन स्केल। ठीक है, ऐसा ही वहां क्या था, वर्नियर स्केल था, यहां पर स्क्रू गोज स्केल बोल सकते हो उसको। ठीक है, वो वाला स्केल कहाँ है, यहां पर। ठीक है, इसमें भी पहले लीस्ट काउंट निकालना है। हाँ, दूसरी चीज देखो, इसमें भी मिलीमीटर है, ये रहा 0 मिलीमीटर, इधर है 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5 ऐसा करके चल रहा है। अभी ध्यान क्या रखना है, देखो 0 और 0.5 आधा आधा इसमें पहले ही दे दिया, 0.5 से 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसा करके चल रहा है। तो अगर तुम इसका मेन स्केल का जब लीस्ट काउंट चेक करोगे, वहां 1 मिलीमीटर था मेन स्केल का लीस्ट काउंट, याद रखना, यहां पर मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, कम से कम ये और ये के बीच देखो 0.5 मिलीमीटर है, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिख लो, कितना, मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.5 मिलीमीटर, यानी एक जो छोटा वाला पार्ट है ना वो 0.5 मिलीमीटर का है। उसके बाद आ जाते हैं इस पर कितने डिवीजन बने हुए हैं, तो देखो 0 से 5 ऐसे घूम घूम कर आओगे, यहाँ 45 से वापस जाओगे, कितना हो जाएंगे टोटल, 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स हो गए कितने, 50, तो टोटल डिवीजन बोलते हैं, टोटल डिवीजन हो गए 50। अब निकालो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड करते हैं टोटल डिवीजन से। मेन स्केल डिवीजन है 0.5 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन है 50, जब डिवाइड करोगे ये आएगा 0.01 मिलीमीटर, ये आएगी लीस्ट काउंट। अब आता है कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए इसको हम यहाँ लगाएंगे, उसको कसना शुरू किया, जहाँ तक कस गया वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझ लो यही रीडिंग है, देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये सीधा जा रहा है, इसको देखो किसके बाद आ रहा है, यहाँ से काउंट गए 5 मिलीमीटर और 5.5 मिलीमीटर, 5.5 के आगे फिर होगा 6 मिलीमीटर करके कुछ। ठीक है, तो ये 5 मिलीमीटर समझो, सॉरी 5.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये कितना है, 5.5, तो इसको बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे, मेन स्केल रीडिंग, तो 5.5 मिलीमीटर ये हो गया। अब हमको करना क्या है, इसकी रीडिंग देखनी है, स्क्रू गोज स्केल की रीडिंग। ठीक है, स्क्रू स्केल बोल दो। ये जो इसमें दिख रहा है ना कि ये सीधी लाइन एक दिख रही होगी, यहाँ पर ये दिख रही है सीधी लाइन, इसके सीध में इसका जोन सा भी डंडा आ जाता है, जो भी ब्लॉक आ जाता है उसी को काउंट कर लो। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0 से गड़बड़ हो जाएगी, हम 0 नहीं लेते, हम क्या करते हैं 0 की जगह इसको 45 है ना 49 लेते हैं इसको। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्ट उसी पे है, एरर कह सकते हो उसको। ठीक है, दिख नहीं रहा वो, ये क्या हम 45 है 49 काउंट कर लेते हैं, मान लिया 49 है ये। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, वर्नियर नहीं था, ये क्या था, स्क्रू स्केल रीडिंग, वो हो जाएगा 49 ब्लॉक्स। अब वही सेम काम करना है, करना क्या है, ये जो ब्लॉक्स थे इस ब्लॉक्स में इसके लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें ये ऐड कर देना है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट वो क्या होगा, 5.5 मिलीमीटर एज इट इज रखा प्लस
49 की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0.01 मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा 5.5 मिलीमीटर प्लस 0.49 मिलीमीटर। अब ऐड करो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 को 5.50 समझ लो, जीरो लिखना मत, ये गलती कभी मत करना, देखो कि जीरो लिख दो, ठीक है, डायरेक्ट ऐड करना है, सही, बस ऐसे कंसिडर करो। 9 तो सीधा जुड़ेगा, इसमें नहीं, इसमें ये आएगा, इसको जब फाइनल जोड़ोगे तो ये आएगा 5.99 मिलीमीटर। उससे थोड़ा सा ही आगे हो जाता तो क्या बन जाता, 6 मिलीमीटर बन जाता, जो कि एक्चुअल में ये है, यानी 5.5 पर 5.5 पर नहीं, ये क्या है एक्चुअल में 6 पर है। इसको थोड़ा सा पीछे खींचो या उस तरफ घुमाओगे ना तो इधर आ जाएगा या उधर चला जाएगा, ऊपर करोगे तो 6.01 करके हो जाएगा। तो ये आएगी इसकी रीडिंग, ठीक है। अभी कुछ रहा नहीं रहा, इसे कॉपी कर लो। कॉपी क्या करना है, आप इसका डायग्राम वगैरह बना लेना, इसको समझ के रखना अच्छे से, ये प्रैक्टिकल में आपका बहुत अच्छे से काम आएगा। और दूसरा देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, दूसरी चीज़ है इसमें मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस में क्या होता है, थोड़ी बहुत नहीं, प्लैनेट की डिस्टेंस, जैसे सन है, सन से अर्थ तक की डिस्टेंस वो भी कम हो गई, सन से किसी स्टार तक, कोई दूसरा स्टार है, अर्थ से कोई दूसरा स्टार है या स्टार का कोई प्लैनेट है, इतनी दूर की डिस्टेंस हमको देखनी है, वो हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट आप फिर से याद कर लेना, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्क अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट वहां पर लगेगा। क्या लगेगा, आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा। इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, और ये तो रिवाइज करना ही है आपको, अच्छे से लिखना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना, पढ़ते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।